नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिबेट शो हल्ला बोल। किसानों के आंदोलन का कैलेंडर खत्म ही नहीं हो रहा है। पीएम मोदी अलग अलग मंचों से किसानों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस बीच रास्ते में ही सिग्नल काटने में लग गई है। किसानों के गुस्से की आग को भुनाने के लिए प्रियंका गांधी यूपी में लगातार महापंचायत में शामिल हो रही हैं। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में भी प्रियंका जब पहुंची तो पीएम मोदी पर करारा वार किया। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जिस कृषि कानून की कभी कांग्रेस वकालत करती थी, उससे यू टर्न लेने के साथ उसकी सियासी प्रकृति क्यों बदल गई, या फिर सरकार किसानों तक ठीक से अपनी बात नहीं पहुंचा पा रही, या यूं कहें कि किसानों का आंदोलन बन गया है सियासत का अखाड़ा। इन्हीं तमाम सवालों के साथ और भी सवालों का होगा हल्ला बोल, लेकिन उसके पहले हमारी एक खास रिपोर्ट। किसान 87वें दिन भी सड़क पर है और पीएम मोदी लगातार अन्नदाताओं को मनाने में लगे हुए। उनके सुनहरे भविष्य की बात अलग अलग मंचों पर उठा रहे हैं, बता रहे हैं कि नया कृषि कानून कितना क्रांतिकारी है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6ठी बैठक में भी पीएम मोदी ने नए कृषि कानून के फायदे गिनाए। हमारे किसानों को जरूरी आर्थिक संसाधन मिले, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, आधुनिक टेक्नोलॉजी मिले, इसके लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भी गांव, गरीब, किसान का मुद्दा छाया रहा। गवर्निंग काउंसिल की 6ठी बैठक में पीएम मोदी ने 6 बड़ी बातें कही। कृषि क्षेत्र में भंडारण और प्रसंस्करण पर ध्यान देना जरूरी, कृषि से लेकर पशुपालन, मत्स्य पालन तक एक संपूर्ण कदम उठाया जाए। कोरोना संकट के दौर में भी देश के कृषि निर्यात में काफी बढ़ोतरी हुई। बजट पर प्रतिक्रिया मूड ऑफ द नेशन को बताती है। अगर 65 से 70 हजार करोड़ का खाद्य तेल आयात रुके तो किसानों के खाते में जा सकता है पैसा। किसानों को थोड़ा गाइड करने की जरूरत है। पीएम मोदी उपाय बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष को उनका सुझाव रास नहीं आ रहा। कांग्रेस लगातार हमलावर है। किसानों की पंचायत में अन्नदाताओं के गुस्से को हवा देने का मौका कांग्रेस गंवा नहीं रही। प्रियंका गांधी भी जब मुजफ्फरनगर में किसानों की पंचायत में पहुंची तो पीएम पर जबरदस्त हमला बोल दिया। जो किसान अपने बेटे को देश की सीमा पर देश की रखवाली करने के लिए भेजता है, उस किसान को अपमानित किया गया, उसे जलील किया, उसे देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा। प्रधानमंत्री जी ने पूरे संसद के सामने उसका मजाक उड़ाया, उसे परिजीवी कहा, आंदोलन जीवी कहा। प्रियंका गांधी के सख्त अल्फाज से पहले पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6ठी बैठक से किनारा करके संदेश देने की कोशिश की। उधर ममता बनर्जी भी इस बैठक से नादारद रही। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर समेत कई राज्यों के सीएम ने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया। जिस कृषि कानून को कांग्रेस कभी वकालत किया करती थी, उस पर यू टर्न ले लिया। किसानों के गुस्से को देखते हुए कांग्रेस अब बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहती है। राजस्थान में इसके खिलाफ सचिन पायलट ने शुक्रवार को विशाल किसान पंचायत को संबोधित किया और दिल्ली को सिग्नल भेजा कि अगर कृषि कानून वापस नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन होगा। राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन यूपी की सियासी राहें कांग्रेस के लिए मुश्किल भरी है। यही वजह है कि यूपी के 27 जिलों में कांग्रेस जय जवान जय किसान अभियान चला रही है। प्रियंका सहारनपुर और बिजनौर में महापंचायत में हिस्सा ले चुकी है। माना जा रहा है कि सारी कसरत अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कांग्रेस कर रही है। जयपुर से शरद कुमार, मुजफ्फरनगर से आनंद पटेल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो किसानों की गंगा में क्या विपक्ष हाथ धोने का काम कर रहा है, या फिर सरकार अपनी बात सही तरीके से किसानों तक पहुंचा पाने में अब तक कामयाब नहीं हो पाई है? इसी विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम का
हिस्सा बन चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ विजय सरदाना भी जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल आपसे ही शुरुआत करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर से किसानों को समझाने की कोशिश की है। उनका यह कहना है कि किसानों को थोड़ा सा गाइड किए जाने की जरूरत है, बाकी सब कुछ ठीक है, क्योंकि आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कृषि रिफॉर्म जरूरी था और वही सरकार लेकर आई है। देखिए, आधुनिक खेती शायद पंजाब के किसान से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। ये जो नए कानून आए हैं ये आधुनिक खेती के लिए नहीं आए हैं। जो नए कानून लाए गए हैं ये मोदी जी जो कहते हैं किसानों को समझाने का ज़रूरत है, ये बात एकदम सही नहीं है। हम तो कितने सालों से इस नई तकनीक से आधुनिक खेती के जरिए खेती करते आ रहे हैं और इस खेती जो करते आ रहे हैं इसने हमने टेक्नोलॉजी को, नए जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं उनको, हर चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो ये यूज़ करने के बाद हाई टेक्नोलॉजी वाली मंडीज जो है उसको हम यूज़ कर रहे थे। हाँ। और मंडियों को ख़त्म करने के लिए जो कानून लाए गए हैं, ये अगर हमारे लिए कानून होते तो हम वेलकम करते इनको। ये मंडियों को हटाकर, अब सरकार की मंडियों को हटाकर एपीएमसी की मंडियों को हटा के जो मोदी जी की सरकार एक प्राइवेट मंडियों को लाने की कोशिश कर रही है या ला रही है, वो कोई आधुनिकीकरण नहीं है। वो तो है कि हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, स्टेट की तरफ से जो भी सुविधाएं मिल रही थी, जो भी हमारे मंडीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, उस टोटल मंडीकरण की प्रक्रिया को प्राइवेट हाथों में सौंपने का है। इतना ही मैंने बोलना हो कि फाइनली जो बड़े पूंजीपति हैं, कॉरपोरेट्स हैं, उनको एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर बिजनेस में लेके आना और फाइनली उसको मंडी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए महत्वपूर्ण सवाल आपकी ओर से उठाए गए हैं। हालांकि हम सब ने देखा है कई मुद्दे पर दर्शन पाल जी, कृषि कानूनों का किस तरह से दर्शन हो, जो गरीब किसान हैं उनके जीवन स्तर में किस तरह से सुधार आए, क्योंकि इस पर भी बाकायदा पूरी रिसर्च और एक बड़ी टीम ने काम किया था। उसके बाद ये कानून सरकार लेकर आई जो दावा किया जाता है। लेकिन आपने जो सवाल उठाए हैं संबित पात्रा, उस पर जवाब देना चाहते हैं। देखिए संबित, डॉक्टर दर्शन पाल जो कि तमाम बड़ी बैठकों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उनका यह कहना है कि दरअसल पूंजीपतियों को इससे ज्यादा फायदा होगा, किसानों का हक मारा जाएगा। देखिए, मैं 2-3 सवाल यहाँ जो उठाए गए हैं उनका जवाब देता हूँ। पहला, मैंने दर्शन पाल जी को सुना, उन्होंने कहा सरकार मंडियों को ख़त्म कर रही है और उन्हें प्राइवेट हाथों में दे रही है। देखिए, इन्होंने तो ये तो डॉक्टर हैं खुद, इन्होंने तीनों बिल पढ़ा भी होगा। मुझे एक प्रावधान दिखाइए जहाँ लिखा गया है कि सरकार मंडियों को ख़त्म कर रही है। बल्कि अभी जो बजट पारित हुआ है उस बजट में आप देख सकते हैं कि प्रावधान किया गया है 1000 मंडियों को और बढ़ाने के लिए आगे, किस प्रकार इन मंडियों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सके, ज़्यादा मंडी आगे बढ़ सके, उसके लिए तो प्रावधान इस बजट में किया गया है। तो ये बात गलत है कि मंडी बंद हो रही है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मॉडर्न फार्मिंग का तो विषय ही नहीं है और किसान जो है वो सब समझ रहा है। देखिए, मोदी जी ने बार बार कहा इसमें कुछ भी, और मैं इसको कैपिटल लेटर्स में रिपीट करता हूं, अगर गलत है तो ठीक कर दे, इसमें किसान का कुछ भी लिया नहीं जा रहा है। एक विषय दिया जा रहा है, वो है ऑप्शन। आप यहां बेचे या वहां बेचे, जहां बेचने से आपको ज्यादा लाभ हो वहां बेचे। मंडी भी रहेगी, आप इस राज्य के मंडी में बेचे, उस राज्य की मंडी में बेचे, मंडी में बेचे, मंडी के बाहर बेचे। जहां किसान को ज्यादा भुगतान होगा अपने जिन्स का, अपने प्रोडक्ट का, प्रोड्यूस का, वो वहां बेचे। ये ऑप्शन दिया गया है। और किसी भी अच्छे राज्य में, राष्ट्र में जब प्रतिस्पर्धा होती है तभी इकोनॉमी आगे बढ़ती है, किसानी भी आगे बढ़ती है। मैं आपको याद दिला दूं, दर्शन पाल जी पंजाब के ही हैं। हाँ। मुख्यमंत्री अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2012 में एक ट्वीट किया था कि हम तो रिलायंस को लेकर आए थे और हम यहां पर चाहते थे रिलायंस के कारण कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, जिसमें 1 लाख से अधिक परिवारों को बेनिफिट होता है। ये अकाली वालों ने उसे बंद करा दिया। वो तो उल्टा यहां पे कह रहे हैं कि हम प्राइवेट वालों को देने वाले थे, रिलायंस के लिए तो खुद ट्वीट कर रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। और आपकी अनुमति हो तो मैं दर्शन पाल जी से एक सवाल पूछ लूं, अगर चित्रा जी अनुमति दे तो।
दर्शनपाल जी, से अन्यथा मत लीजिएगा, मैं आपकी उम्र का भी और आपके अनुभव का भी बहुत सम्मान करता हूं, मगर मैं कई डिबेट में आपके विषय में मैंने भी बताया है और कई लोगों ने बताया है कि आप PDFI, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया है, जो एक बैंड माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन रही, आप उसके फाउंडर थे और वारा राव जी भी उसके एक फाउंडिंग मेंबर थे। क्या ये हकीकत है? क्योंकि मैं नहीं जानता हूं इसमें सच्चाई है या नहीं, मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, अभी भी मैं पढ़ रहा था पूछने से पहले। अगर ये हकीकत है तो आप जरा मुझे इस पे एनलाइटन करें। डॉक्टर दर्शनपाल। नहीं, उसमें देखिए बहुत सारे जन संगठनों का एक मोर्चा था जिसमें किसान संगठन, मजदूर संगठन, स्टूडेंट, विद्यार्थी संगठन थे। वो भी जैसे अब किसानों का फ्रंट है ऐसा ही फ्रंट था एक, इसलिए उसको ऐसे बोलना कि फाउंडर मेंबर थे ये गलत बात है। एक बात, अभी मुद्दा एक और है, अब दूसरे मुद्दे पर लेके जा रहे हो, ये कोई बात हुआ? हम बात कर रहे हैं किसानों को ऊपर जो नए कानून आए हैं या ये जो चल रहा है इसके बारे में, तो आपका सवाल तो अजीब है, कमाल का सवाल है ये। आप कोई हमारे संगठनों के जो मोर्चा बना है 475 संगठनों का, कल को कोई मुझे बोलेगा कि इसने जो किसानों के संगठन बने थे 475 उसमें दर्शनपाल जी फाउंडर मेंबर थे, ये कोई डिस्कशन का तरीका नहीं हुआ। पात्रा जी, आप जो मुद्दे के ऊपर आइए, आपने बोला है प्राइवेट मंडी या दूसरी मंडी में बेचे, किसान की मर्जी है। आप ये बताइए कि उसका जरूरत क्या है? हम तो रेट जो है MSP फिक्स करवाना चाहते हैं। ठीक है। वो प्राइवेट मंडी या गवर्नमेंट मंडी में क्यों जाएगा? वो उसको एक ही मंडी मिले, उसमें MSP पर उसको रेट मिले, वो हर फसल का मिले, तो उसके लिए आपको आपत्ति क्यों है कि ये बार-बार एक आपको मंडी कृषि वहां हो, मुद्दे पर दूसरी मंडी खींच हो, कर लेकर आ रहे हैं। एक ठीक है, रेट दर्शनपाल जी मैं जवाब ले लेती हूँ। और संबित पात्रा, प्रियंका गांधी ने आज ही मुजफ्फरनगर में ये कहा कि अहंकारी राजा की तरह व्यवहार कर रहे हैं प्रधानमंत्री, इस पर भी जवाब दीजिए और उनकी बात पर भी। डॉक्टर पात्रा। मैं प्रियंका गांधी जी ने क्या बोला वो सवाल सुन नहीं पाया क्योंकि आदरणीय दर्शन जी बोल रहे थे, आप रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री अहंकारी राजा की तरह बर्ताव कर रहे हैं। देखिए, जहां तक दर्शनपाल जी का सवाल है, मैं तो इनको बिल्कुल क्षुब्ध करना नहीं चाहता था। मैंने एक क्वेश्चन पूछा जो कि न्यूज़पेपर्स में आता था कि वो PDFI के फाउंडर थे कि नहीं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने उसे बैन किया था। दूसरा विषय, इन्होंने कहा कि ऑप्शन किसान मांग नहीं रहे हैं, आप दे क्यों रहे हैं? मैं दिल के तह से ही इसका जवाब दूंगा, फिर प्रियंका जी का जवाब दूंगा। दर्शनपाल जी, इस देश में अनेकों वर्षों से और इन्हीं मैंने ये कहा ही नहीं मांग नहीं रहे, देखिए मैंने ये बात ही नहीं, पात्रा जी मैंने ये बात नहीं कही है। दर्शनपाल जी, मैंने ये बात नहीं कही है। आपने कहा कि ऑप्शन क्यों दिया, और आप मैंने जो कहा, मैं समझ लिया दर्शन, मैंने जो कहा है, मैंने जो कहा है वो कंपैरिजन में कर देता हूं। ठीक है, मैं इसका उत्तर दे देता हूं। असल में मैं जो कहा आपने सुना ही नहीं मेरी बात। आप चाहते थे? नहीं, मैं बिल्कुल सुना आपकी बात। आपका तथ्य इतना ही था कि इस ऑप्शन को देने की कोई आवश्यकता थी नहीं और MSP को आपने लिखित में क्यों नहीं कर दिया, यही था मूल भाव आपका। मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, जहां तक इस देश का सवाल है, तो MSP है तो मंडी जो अगर हमारी मंडी है MSP हमको मिलेगा तो प्राइवेट मंडी का जरूरत क्या है? एक बार उनकी बात हो जाए सर, मैं फौरन आपके पास लौटूंगी। मैं जवाब रख लूं? ठीक है, जल्दी से संबित अभय दुबे जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बाकी के भी मेहमान हैं, एक बार उनकी बात सुन लीजिए आप। दर्शनपाल जी, संबित पात्रा। देखिए, मैं दर्शन जी को भी बोल रहा हूं और चित्रा जी, मैं करोड़ों हिंदुस्तान की जनता से एक सवाल पूछ रहा हूं। मैं बहुत साधारण कार्यकर्ता हूं पार्टी का, मगर 10 साल से हम डिबेट में एक ही विषय पे डिबेट करते थे कि ये बिचौलिए जो है इनको कब हटाया जाएगा, जो किसान का आय होना चाहिए वो डायरेक्टली उसके जेब में कब आएगा, आखिरकार बीच में ऐसे लोग क्यों हैं जिनके जेब में पैसा चला जाता है। चित्रा जी, मैं देश से पूछना चाहता हूँ, ये स्टेटस को ही हम मेंटेन रखेंगे क्या, या सिर्फ केवल डिबेट ही करते रहेंगे? एक व्यक्ति आता है, साधारण परिवार से आता है, नरेंद्र मोदी, और जो प्रधानमंत्री बनते हैं, बनने के बाद वो भरसर क्या हो जाएगा? वो अगर ये किसान कानून में कोई बदलाव नहीं लेते तो भी उनकी पॉपुलैरिटी रहती। अरे वो एक आदमी देश के लिए मर खप करके इतने पॉलिटिक्स को झेल करके वो किसके लिए कर रहा है? भैया, जो आप ही लोग और हम सब लोग डिबेट करते थे 70 सालों तक, ये बिचौलिए कब हटेंगे, जेब में पैसा कब आएगा, वो आदमी सिर्फ इतनी कोशिश कर रहा है कि गरीब किसान को, जिसके 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है, इस छोटे से किसान को उसका अधिकार उसके जेब में मिल जाए, और उसके बदले में हमने उस आदमी को सूली में टांग रखा है। उस आदमी को रोज हम, कोई बोलता अहंकारी है, कोई बोलता राजा है। देखिए, अरे ये प्रियंका गांधी, ये प्रियंका गांधी से पूछिए। प्रियंका गांधी नहीं, आप प्रियंका गांधी, आप ही लोगों ने घोषणा पत्र में कहा
कि हम ये सारी चीजें करेंगे। आज ये व्यक्ति अहंकारी राजा बन गया। अवैध कमाल दुबे जी, है। ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। पहले आप ही अपने घोषणा पत्र का हिस्सा बनाते हैं, फिर उत्तर प्रदेश में जब पश्चिमी यूपी खासतौर से आपका सुपड़ा साफ हो जाता है, तो वहां क्या राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए इस तरह की कवायद है कांग्रेस पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी देश के समूचे किसानों की आजीविका का सुपड़ा साफ करना चाहती है। कितनी शर्मनाक बात है ये जो प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी कह रही है ना कि हम कानून लाएं, रिफॉर्म्स लाएं। अरे साहब, 2003 से ही मॉडल एपीएमसी एक्ट है जिसको निरंतर इस रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और 1 दिसंबर 2019 को लोकसभा में आपने जवाब दिया है। इस कानून के चित्रादी 6 के 6 प्रावधान, यूनिफाइड सिंगल लाइसेंस हो, इंटर स्टेट ट्रेड हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, 15 से 25 राज्यों में लागू है। ये दस्तावेज मेरे पास है। 2016 से इन्होंने रिफॉर्म्स इंडेक्स एक स्टार्ट किया नीति आयोग, जिसमें आज प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, और वो 2017 में एक और मॉडल एक्ट लेकर आए क्योंकि राज्यों ने उनसे मांग की। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे समझदार प्रधानमंत्री जी जानते थे कि ये राज्यों का विषय है। मनमोहन सिंह जी जानते थे ये राज्यों का विषय। एक और बात बताता हूं महत्वपूर्ण, अभी बिहार में पत्र लिखा जी को, उनके एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने लिखा है कि साहब, जो आप समर्थन मूल्य तय करते हैं प्रधानमंत्री जी मक्के का और धान का, वो हमारे यहाँ 2532 रुपए होना चाहिए और 2526। और आखिरी में लिखते हैं कि जो उनके यहाँ स्थिति है वो इसलिए ऐसी परिस्थिति है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, गोडाउन एंड प्रोक्योरमेंट फैसिलिटी, क्योंकि 2000 एपीएमसी एक्ट को एबॉलिश कर। बड़ी बात मैं बताता हूं। अब आप कह रहे हैं कि कानूनों में क्या किया, रात के अंधियार की महामारी से देश परेशान था, तो 5 पूंजीपतियों के लिए आपने असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दे दी। अगर वो दे दी तो दर्शन पाल जी फिर क्या गलत कर रहे हैं कि निजी क्षेत्र में आप समर्थन मूल्य को लागू कर दीजिए, जो मोदी नाथन कमेटी 2011 में कह रही थी। प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। 2 सवाल और समित में फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन और किसान नेता और कृषि विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय दुबे जी, ये बात सच है कि ठीक है राज्यों का विषय है या केंद्र का विषय है, इस पर नहीं जाते हुए बीते अगर 25 सालों में हम देखें तो कितने लाख किसानों ने आत्महत्या की है, कौन है उसके लिए जिम्मेदार? मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि बार बार आप पूंजीपतियों की बात कर रहे हैं, वो तो विकल्प देने की बात कर रहे हैं ना, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि किसान जो मेहनत कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या उसी के भरोसे अपनी राजनीति को चमका लिया जाए? आप बताइए मुझे, जिस दिन प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में भाषण दे रहे थे ना, 45 मंडियां नॉन अराइवल्स था, 45 कृषि उपार्जन केंद्रों में सरकारी, एक के बाद और आज आप दर्शन पाल जी का समर्थन कर रहे हैं। उनके संगठन को बैन तो आप लोगों ने ही किया था, जो आरोप समित पात्रा ने लगाए हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल ये चाहते हैं कि डिबेट को डिरेल कर दे, कभी खालिस्तानी बता दे, कभी पाकिस्तानी बता दे। अरे फूल बोने का वादा करके आए थे, कील मत बोइए उनके राहों में। हम सब स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री जी 1.5 साल के लिए आप कह रहे हैं, इसको वापिस ले लीजिए, किसानों से बात करिए ना। आपने कहा में झूठा एफिडेविट दे दिया स्टेक होल्डर से। चौधरी पुष्पेंद्र जी, मैं आपकी बात भी फौरन आती हूँ, और विजय सरदाना जी आपके पास एक बार समित जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है सर, आपकी बात हो गई। ये किसानों की राहों में कांटे बोने की क्या जरूरत थी, ये सवाल खड़े कर रहे हैं अभय दुबे। संबित, कांटे किसने बोए थे? आपने बहुत उचित सवाल पूछा चित्रा जी। 70 वर्षों में न जाने कितने किसानों ने आत्महत्या किए। क्यों आत्महत्या किया? क्योंकि कांटे बिछे हुए थे। कांटे हटाने का काम हो रहा है। मैं तो बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा था। मैं तो बिल्कुल बीच में नहीं बोल रहा था। चित्रा जी, मैं शांत रहता हूँ। आप देखिए को ये आंदोलन जी मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। एक करके अपनी बात रख लें। एक बार संबित पात्रा जल्दी से, कहीं बीच में अगर गलत लगेगा तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेंगे। संबित, बहस में इतनी तो गुंजाइश होती है। अब मुझे भी बात जल्दी से पूरी कर लीजिए। ठीक है, मैं भी इनके बीच में रखूंगा। मुझे भी गलती लगी थी बहुत सारी, अब आगे से मैं भी रखूंगा बीच में। खैर, मैं कंप्लीट बोलिए। जी। देखिए, हो सकता है कि कुछ क्लॉज को लेकर मन के अंदर कोई राय हो, बिल्कुल क्लॉज बाय क्लॉज डिबेट हो। तभी तो सरकार ने कहा कि भैया हो सकता है कुछ क्लॉज गलत हो गई हो, बैठिए और क्लॉज बाय क्लॉज डिबेट। नहीं जी, क्लॉज बाय क्लॉज बिल्कुल सुनवाई नहीं होगी। आप रिपील कर दीजिए, बस हटा दीजिए। पूंजीपतियों से नहीं, फिर शुरू हो गए। देखिए, फिर ये बीच में शुरू हो गए। अब देखिए, आप बोलिएगा, मैं लगातार बीच में बोलूंगा। आप कैसे बोलते हैं फिर मैं देखता हूं। ठीक है, एक करके आप अपनी बात खत्म कर लीजिए। ठीक है, आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। जल्दी से मैं लगातार जल्दी से। हाँ, देखिए, इन्होंने कहा कि राज्यों की इच्छा,
ये आप याद करिए 12 राज्यों की एक समिति बनी थी जिसका हेड भूपेंद्र हुड्डा जी कर रहे थे, उस समय वो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के। यही सारे रिकमेंडेशन की मार्केट खोल दिए जाए, इन सारे रिकमेंडेशन को भूपेंद्र हुड्डा जी ने अपने हस्ताक्षर के साथ और रखा था। आप याद करिए शरद पवार जी ने फिर ये, अब आप बोलिएगा फिर देखिएगा हम कैसे आपको बोलने देते हैं। आप याद रखिए, पॉलिटिक्स से थोड़ा बाहर निकलते हैं। ठीक है, संबित आप बोलिएगा अपनी बात। ठीक है अभय दुबे जी, चलिए आप बोलिए तो सही, आप आगे बोलिएगा जरा, आप जरा आगे बोलिए अभय जी, फिर देखिए हम क्या करते हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, हर एक आंदोलन की अपनी एक उम्र होती है। बार बार सरकार की ओर से समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक तरफ किसान भी अडिग हैं, दूसरी तरफ सरकार का भी ये कहना है कि दरअसल ये क्रांति है कृषि क्षेत्र में और इसको वापस लिए जाने के लिए नहीं बल्कि संशोधन के लिए हम तैयार हैं। कहां पर बढ़ता हुआ ये मामला दिखाई दे रहा है? कब तक आंदोलन? देखिए चित्रा जी, दो मूल मांगों को लेकर के ये आंदोलन हो रहे हैं। नंबर एक ये है कि एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए, जिसका अर्थ ये है कि जो 23 फसलों की एमएसपी सरकार घोषित करती है हर साल, उससे नीचे कोई भी व्यापारी किसानों की फसल ना खरीदे। एमएसपी का अर्थ ये होता है कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो लागत मूल्य लगा करके बीज, खाद, तेल, पानी लगा करके किसान ने अपनी फसल पैदा की है, उसका मेहनताना उसको अवश्य मिलना चाहिए, उससे नीचे उसको घाटा होता है, पहली बात। दूसरा ये है कि जो कानून है वो किसानों के पक्ष में नहीं है, उनको वापस ले, उसको फिर ड्राइंग बोर्ड पर ले जाएं और किसानों के साथ व्यापक कंसल्टेशन करके और फिर इसको जिस तरीके से किसान संतुष्ट हो जाए उसको लागू करें। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी तरह के कानून हम और देशों में क्या हुआ है उससे हम भी सीख सकते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक स्टडी आई थी जो हिंदुस्तान टाइम्स से उस विषय में छपा था, जिसमें बताया था कि कीनिया में भी इसी प्रकार के कानून जब लागू किए गए थे तो उसमें किसानों की आमदनी गिर गई और इन्होंने शब्द जो इस्तेमाल किए क्या कि किसानों को अपने बर्तन भांडे बेच करके अपने घर के खर्चे चलाने पड़े। दे सोल्ड हाउस होल्ड गुड्स असेट्स टू मेंटेन देयर डे टू डे कंजम्पशन। ये मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इसके अलावा एक स्टडी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की आई थी, जो हिंदुस्तान टाइम्स में 19 नवंबर 2020 को छपी थी, जिसमें बताया था कि पंजाब और बिहार का उन्होंने कंपैरिजन किया था। बिहार में इसी प्रकार से मंडी समाप्त करने का काम किया गया था, तो बिहार के मुकाबले पंजाब मतलब बिहार के किसानों को अपनी फसलों के 30% तक कम दाम मिलते हैं। ये स्टडी भी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये तमाम इसमें कानून में प्रावधान ऐसे हैं जिसकी वजह से मंडियां कमजोर होंगी जो एपीएमसी की है, या समाप्त हो सकती हैं या बंद हो सकती है, जैसा कि मध्य प्रदेश में भी के लिए तो तैयार है ना। यही तो सवाल है चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, वो कह रहे हैं कि जहां पर कमी है हम संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन सिरे से पूरे कानून को खारिज कर देना, संसद से पास हुआ जो कानून है। विजय सरदाना जी, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। देखिए, आप कृषि विशेषज्ञ हैं, राजनीति अपनी ओर जारी है, सरकार के अपने तर्क हैं और किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनके अपने तर्क, लेकिन कृषि विशेषज्ञ होने के नाते इस कृषि कानून पर आपका क्या टेक है? देखिए, मैं आपको 2-3 बातें कहना चाहूंगा विद उदाहरण, तो मेरे को टाइम दीजिएगा। दर्शन पाल जी ने, मैं पहली बार दर्शन पाल जी के साथ पैनल पे हूं। दर्शन पाल जी, बहुत सम्मान है आपका, लेकिन एक बहुत बड़ी चूक हो गई आज आपसे। आपने एक बात यह कह दी कि सरकार प्राइवेट मंडियों को लाने के लिए ये कानून लाई है। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट हो या एपीएमसी हो, मंडियां बना ही नहीं सकती। आप इस कानून में भी पढ़ लीजिए, सेक्शन M पार्ट 2, उसके अंदर बहुत क्लियर लिखा है कि प्राइवेट मंडियां भी राज्यों का अधिकार क्षेत्र है। तो ये आप लोग जब कानून पढ़ते ही नहीं, समझते ही नहीं, तो किसानों को क्यों भड़काते हैं अपनी राजनीति के लिए? सॉरी टू से दिस, क्योंकि संविधान ये कहता है कि मंडियां बनाने का अधिकार राज्यों को है। कानून सिर्फ एक चीज कहता है, किसान जहां चाहे बेच सकता है। ये कहीं नहीं लिखा है कि प्राइवेट मंडियां बनाएगा या प्राइवेट इन्वेस्टर मंडियां बनाएगा। अगर प्राइवेट इन्वेस्टर को भी मंडी बनानी होगी, राज्य सरकार से परमिशन लेनी होगी, राज्य सरकार उसके कानून बनाएगी। ये भारत का संविधान है। आप लोग बगैर पढ़े इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देते हैं इस देश में कि इसका कोई आधार समझ में नहीं आता। इसीलिए आप लोग लाइन बाय लाइन चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि आप फंस जाओगे। ये नहीं तो पुष्पिंदर जी, ये कानून लाने का जरूरत क्या था सेंट्रल गवर्नमेंट को? विजय सरदाना जी, ये कानून जो है एपीएमसी मंडी जब है, सुन लीजिए, तो सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। इसका आपके बीच में मैं नहीं बोला था, मेरा टाइम अगर सेंटर कोई कानून बना
अगर एग्रेरियन कमोडिटी का मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग जो स्टेट सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट को एनक्रोच करके एग्री बिजनेस के लिए मंडी लाने का। ठीक है दर्शन पाल जी, मैं आपकी भी बात सुनूंगी और विजय सरदाना जी ने भी महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। पॉइंट टू पॉइंट अगर डिस्कशन होता तो शायद एक बेहतर राह पर सभी आगे बढ़ पाते। अगर बहुत सारे सब्जेक्ट राज्य के हैं तो उसका भी ठीकरा केंद्र सरकार पर थोपने की कोशिश क्यों की जा रही है और क्या इसके जरिए एक भ्रम फैलाने की भी कोशिश है? यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? किसान आंदोलन पर अड़िग है, दूसरी तरफ सरकार समझा रही है कि ये किसानों के हित में है। किसानों को सरकार क्या समझा पाने में नाकाम रही है या फिर वास्तव में विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है? और कुछ किसान अड़िग हैं, पूरे मामले का समाधान निकलने देना आखिर कौन नहीं चाहता? इसी विषय को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बड़ी खबर दे दें, आपको बता दें 2 अक्टूबर तक आंदोलन पर फैसला नहीं होगा। गुरनाम सिंह चढ़नी है, उनकी ओर से यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है जहां जहां चुनाव होंगे हम बीजेपी का विरोध करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यह है किसान आंदोलन को लेकर किसान नेता अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। गुरनाम सिंह जो एक बड़ा नाम है किसानों में, उनकी ओर से कहा गया है कि टिकैत का बयान निजी राय है, यानी कि नरेश टिकैत की ओर से जो बयान दिया गया था कि आगे आंदोलन लगातार जारी रहेगा, उसको लेकर उन्होंने उनके बयान को निजी बताया है। कहा है कि पूरे किसानों की ये राय नहीं है और 2 अक्टूबर तक आंदोलन पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। चढ़नी ने क्या कुछ कहा है संयुक्त किसान मोर्चा का, यह आधिकारिक फैसला नहीं है, उनका बयान भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन उसके पहले जल्दी से डॉक्टर दर्शन पाल सिंह जी आपकी एक टिप्पणी लेते हुए, किसान आंदोलन को लेकर अब किसान नेता बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो फिर बीच का रास्ता कैसे निकाल पाएंगे आप लोग? जिस मांग पर अड़े हुए हैं वो कैसे संभव होगा? नहीं, किसानों ने कभी नहीं अड़े। वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात गवर्नमेंट ने अभी तक हमसे ढंग से की नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए किसान संगठन एक लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं। 4 साल तो मुझे हो गए ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से पूरा दाम, कर्जा मुक्ति पूरा दाम को लेकर हम लगातार पिछले 3.5-4 साल से संघर्ष करते आ रहे हैं। और साथ ही 3 कानून जिस तरीके से आए हैं ऑर्डिनेंस के रूप में कोरोना लॉकडाउन में, और जैसे एक बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से फिर उनको पास किया गया, इसके खिलाफ वो जो हमारा कर्जा मुक्ति पूरा दाम का आंदोलन था उसके साथ जोड़ के ही 3 कानूनों का आंदोलन भी साथ जुड़ गया है। तो ये बड़ी 2 डिमांड सर, आप कह रहे हैं कि 3-4 सालों से आप आंदोलन करते हुए चले आ रहे हैं। ये कृषि कानून अभी हाल में आया है, तो आंदोलन किस चीज को लेकर? आ रही हूं संबित आपके पास भी और अवैध दुबे आपके पास भी आऊंगी। नहीं, मैं बोल रहा था, मैं कह रहा हूं कि कर्जा मुक्ति पूरा दाम, इस स्लोगन को लेकर 3-4 साल से हम संघर्ष में थे। और पिछले जून में 2-3 कानून आ गए, बीच में 3 ऑर्डिनेंस आ गए, और 3 ऑर्डिनेंस ने एक तरह का जलते के ऊपर नमक छिड़क दिया, जमीन के ऊपर नमक छिड़क दिया। और वो 3 कानून को लेकर भी, एमएसपी को लेकर हम आंदोलन को और आगे बढ़ाए। विजय सरदाना जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन संबित पात्रा, जलते पर नमक छिड़क दिया सरकार ने। अवैध दुबे जी आ रही हूं। संबित पात्रा, जलते पर नमक छिड़क दिया है, ये कह रहे हैं डॉक्टर दर्शन पाल। देखिए, यहाँ सबकी अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग है। अभी आप चढ़ूनी जी के विषय को सुना रहे थे, वो तो कह रहे हैं कि नहीं अभी एक राय नहीं हुआ है, हम तो 2 अक्टूबर तक जाएंगे नहीं, हम तो जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां चले जाएंगे, बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करेंगे। यहाँ अभी दर्शन पाल जी कह रहे हैं ये तो कर्जा माफी वाला, हम तो 4 साल से आंदोलन कर रहे थे, उसी को हमने आगे बढ़ा दिया है, और जो बिल पारित हुआ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हुआ है। क्यों जी? ये तो सुप्रीम कोर्ट में गए थे ना, सुप्रीम कोर्ट में पूरी सुनवाई हुई है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने तो पूरी सुनवाई की। अगर सबसे बड़ा कस्टोडियन तो कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट तो इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं मानती है। आप कैसे मानते हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में पारित हुआ ये बिल है, ये क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने कि आपने इसे, तो किस कारण से ये स्ट्राइक हो रहा है? अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी के लिए हो रहा है, कर्ज माफी के लिए। सुप्रीम कोर्ट में आप बीच में मत बोला करें, आप बीच में सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा डिस्कस नहीं हुआ है। हम दर्शन पाल जी, बीच में 3 कानून आ गए हैं, ये बोल रहा हूं। दर्शन पाल जी, जल्दी से संबित अपनी बात खत्म कर लीजिए। जो मैं पात्रा जी जो मैंने कहा, समझ गया दर्शन पाल जी, रिपीट कीजिए, मैंने ये कहा नहीं है। नहीं, दुनिया भी सब सुन रही है साहब। आपने अभी कहा कि ये बिल जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल।
ठीक है, जल्दी से अपनी बात समित प्लीज आप पूरी कर लीजिए, वो चुप रहेंगे, बाकी लोग भी बोलना चाह रहे हैं। विजय सरदाना ने महत्वपूर्ण, अब चूंकि वो कृषि विशेषज्ञ हैं, मैं फौरन उनके पास जाना चाहूंगी, जल्दी से समित प्लीज कंप्लीट कीजिए। अभय दुबे जी, उसके फौरन बाद में आपके पास आऊंगी। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। अभी इन्होंने अभी आप ही सारे लोग बीच में बोलेंगे तो मैं कैसे कंप्लीट करूंगा अपने विषय को? एक बार संबित पात्रा की बात खत्म हो जाए, अभय दुबे जी आप बोलिएगा उनके तुरंत बाद, एक बार उनकी बात पूरी हो जाइए। डॉक्टर पात्रा अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कीजिए। देखिए, मैं तो जल्दी से कंप्लीट करूंगा, मगर ये तो चिल्लाते रहते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि आज तक के दर्शक ट्वीट करके बताएं कि दर्शनपाल जी सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मेरे कान अगर सुनाई दे रहे ठीक मुझे, तो उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली पारित हुए हैं। अभी कह रहे थे अनकॉन्स्टिट्यूशनली हुए हैं। इन्होंने यह भी कहा कि 4 साल से हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, कर्ज माफी हमारा एक डिमांड है। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका तो वही कह रहा हूं। और मैं क्या कह नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका क्या होता है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका था ये बिल पारित होने का? बिल्कुल नहीं था जी। ये बिल कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नहीं हुआ है। आप सुप्रीम कोर्ट में केस करिए अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हुआ हो तो। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने इन जो राज्यसभा में हुआ सब लोग नहीं किया है। राज्यसभा क्या सब लोग जानते हैं? नहीं, सब लोग राज्यसभा में जो बिल्कुल नहीं जैसे हुआ सब लोग देखते थे, जानते हैं। क्या हुआ राज्य ने, क्या हुआ? मतलब आप ये कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं? जो ये राहुल गांधी को समझ नहीं है, आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? ये राहुल गांधी को कुछ पता है नहीं, राहुल गांधी, अरे साहब राहुल गांधी को कुछ पता होता है नहीं, उसकी बात मत सुना करो। वो तो हर चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलता है, उसको कुछ नहीं पता है, ग नहीं पता उसको कॉन्स्टिट्यूशन का। आपको पढ़ा दिया राहुल गांधी ने, आप सुन गए राहुल गांधी की बात। मेरी भी आंखें हैं, नहीं, मैं तो जानता हूं क्या हुआ। तो फिर तो गलत इस्तेमाल कर रहे हो आप। मेरी अपनी राय है, आपने गलत इस्तेमाल कर दिया है दर्शनपाल। ना अरे दर्शनपाल जी, आप तो बड़े हैं, आप भी डॉक्टर हैं। ये आंखों कानों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। जाती हूं, ठीक है, समित आपकी बात खत्म हो गई। लेकिन अभय दुबे जी, अब आप लोग तो ज्यादा खुश हो जाएंगे। चढ़नी साहब कह रहे हैं कि बीजेपी जहां जहां चुनाव लड़ेगी उसके खिलाफ हम लोग खड़े हो जाएंगे। तो यानी कि कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचाने वाला क्या ये बयान नहीं माना जाए, और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी को भी लग रहा है कि किसान आंदोलन के भरोसे अपनी राजनीति चमका ली जाए। देखिए, एक तो बहुत बड़ा कह रहा हूं, राहुल को हटाओ, चौधरी को इस लाओ। डिबेट में बोला है, राहुल को इस डिबेट में जो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स अध्यक्ष बना देते हैं चौधरी जी को। ठीक है, एक बार सेक्शन 2M, उसके सेक्शन 2M में डिफाइन किया है कि इनको इंटरप्शन करूंगा ना, में ये बेच इंजेक्शन इन्हीं को दूंगा मैं। उसका सेक्शन 6 मैं बोलता हूं तो ये सारे लोग बीच में बोलते हैं। किसी भी प्रकार का इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है किसी भी प्रकार करना पड़ेगा, को एग्जम्पशन दिया है। इसका अर्थ यह है कि नियोजित षड्यंत्र किया सरकारी मंडियों को खत्म करने का, नियोजित षड्यंत्र हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, बोलिए नियोजित षड्यंत्र था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई तो की है सारे विषय पे। ये सिर्फ 2 लोगों के कहने से कानून काले लेकर आए हैं 3 राहुल गांधी और 75 करोड़ किसानों के का दमन कर रहे हैं ये मोदी सरकार। विजय सरदाना के ऊपर आपने सवाल खड़े किए हैं। विजय सरदाना जी, वो कह रहे हैं कि आपने गलत बयानी की है। ये मेरे पास एक्ट निकालिए, सेक्शन 2M निकालिए, सेक्शन 4 निकालिए, सेक्शन 6 निकालिए इसका। ठीक है, जवाब ले लेते हैं विजय सरदाना जी। अभय दुबे जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप कानून को पढ़ना भी सीख लीजिए। दर्शनपाल जी ने कहा, अब आप देखिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आपने सुन लीजिए ना, इसको स्वीकार आपने अपनी ज्ञान, आपने अपना ज्ञान विसर्जन कर दिया। मंडियां नहीं होगी इससे, आप कितने बड़े गलत हैं। वो अब ज्ञान विसर्जन की बात हो चुकी है। अगर दोनों लोग बोलेंगे किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी। अभय जी, आपने उनके ऊपर सवाल खड़े किए हैं, आप एक बार सुन लीजिए, फिर आपको बोलना होगा, आप बोलिएगा। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही बार अपनी बात कही है। जल्दी से सरदाना साहब, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करें। देखिए, सबसे पहली बात, जो ये बात कह रहे हैं कि जो ट्रेड एरिया आउटसाइड मंडी है, अगर वहां ट्रांजैक्शन होगा, वहां पे टैक्स और कमीशन नहीं लगेगा। लेकिन मंडियों बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है, कानून को सही ढंग से पढ़े। दूसरा, मैडम, सवाल आ रहा है बार बार आ रहा है एमएसपी को लेके। हम दुनिया भर के वर्ल्ड बैंक, OECD की कहानी सुनाते हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने एक किताब लिखी है, ठीक है, मैं उसकी एक लाइन पढ़ देता हूं, जितने विद्वान यहां बैठे हैं उनको भी। उनकी एक किताब है, किताब का नाम है इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी, रिटन बाय चौधरी चरण सिंह। इसको तो मानते हैं वो किसान नेता, या उस पर भी डाउट है? उनकी किताब का पेज नंबर 39 में आपको पढ़ देता हूं, मैडम टाइम दीजिएगा। ये एमएसपी की डिबेट, चौधरी चरण सिंह जी ने ये कहा था कि अगर हम मैंडेटरी एमएसपी करते हैं, ये कभी नहीं हो सकता और ये होना नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज द एम ऑफ कम्युनिज्म। जब आप सरकार को कहते हैं खरीदारी करना,
ये कम्युनिज्म का एजेंडा है। आपको यूएसएसआर के मॉडल पे जाना पड़ेगा। गलत बयान ये नहीं किताब, 2011 में ये नहीं सरदाना जी, ये नहीं किताब, मोदी जी ने जो रिपोर्ट दी थी चेयरमैन रहते हुए, आपने नहीं वो गलत थी क्या, ये बताइए देश को। नहीं हो रही है, मैं एविडेंस दे के बात कर रहा हूँ, मैं एविडेंस दे के बात कर रहा हूँ। रिपोर्ट की कॉपी पढ़िए, नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था उसकी कॉपी पढ़िए मेरे पास। Control of prices has not been successful anywhere without the control of supplies. And the control of supplies to succeed, government has to take over the production of food like USSR, and it is not desirable. This is exactly the aim of आप ये communism. कह रहे हैं कि सरकार जो कुछ लेकर आई है वो इसी जो सबसे बड़े नेता अब तक के माने जाते रहे किसानों के, उसी के आधार पर। आपकी बात में समझ गई चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, वक्त की कमी है, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ा है, लेकिन सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि किताबों में लिखी बातों को या फिर जो पेपर निकलकर सामने आया है उसको अपने अपने तरीके से भी क्या परिभाषित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच सरकार अगर समझा रही है तो कोई बीच का रास्ता क्यों नहीं निकल पा रहा? किसान आखिर कब तक यूं ही आंदोलन करते रहेंगे और क्या किसानों के इस आंदोलन के जरिए विपक्ष अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहा है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बार बार किसानों को समझाने की कोशिश के तहत आज एक बार फिर से अलग मंच से प्रधानमंत्री ने अपनी बात कही है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी मुजफ्फरनगर में प्रियंका गांधी जाती हैं और वहां से कहती हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहंकारी राजा की तरह बर्ताव कर रहे हैं। इन सब के बीच आंदोलन किसानों का जारी है, लेकिन किसानों के गुटों में भी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? अपने आप में ये यक्ष प्रश्न इस वक्त देश के सामने खड़ा हो रहा है। इस खबर पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। एक ब्रेक लेंगे, शाम 7 बजे शंखनाद मेरे साथ आज तक पर जरूर दिखेगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।